नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग संधि के बारे में चल रहे थे और संधि में हम लोगों ने व्यंजन संधि तक पहुंच गए थे। व्यंजन संधि हमारा समाप्त हो चुका था। आज हम लोग विसर्ग की ओर चलेंगे, विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। और विसर्ग संधि को हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही समझेंगे। ट्रिक अगर तभी समझ में आएगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, और एक बार ट्रिक्स को आपने पकड़ लिया तो जीवन में भूल नहीं सकता है। आइए जानते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि में जो हमारा रूल नंबर पहला है, रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर संधि शब्द दिया हुआ है, क्या संधि शब्द दिया हुआ है और मध्य में ओ की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ओ की। संधि शब्द के देने पर, संधि शब्द के दिया हो और मध्य में क्या हो? ओ की मात्रा। किसकी मात्रा? ओ की मात्रा। अब यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिलेगी। एक, ओ के बाद, ओ के बाद सार्थक शब्द और सार्थक शब्द न रहे। ट्रिक समझना। अगर एक बार ट्रिक आपने समझा तो फिर आपका विसर्ग संधि में गलती होने का चांस ही नहीं है। रूल नंबर फर्स्ट, और रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द के मध्य में ओ की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ओ की मात्रा हो। और ओ की मात्रा के बाद दो कंडीशन, सार्थक शब्द हो या फिर सार्थक शब्द न हो। अगर सार्थक शब्द होता है तो जब सार्थक शब्द होगा उस कंडीशन में जो हमारा संधि होगा वो संधि क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। और ओ को बदल देंगे विसर्ग के चिन्ह में। लेकिन अगर ओ की मात्रा के बाद सार्थक शब्द नहीं आएगा, उस दशा में विसर्ग संधि न होकर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। बहुत अच्छे से समझिएगा। संधि शब्द दिया है और संधि शब्द के मध्य में ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के बाद सार्थक शब्द हो या सार्थक शब्द न हो। अगर सार्थक शब्द है तो हमारी जो संधि होगी वो क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। लेकिन अगर सार्थक शब्द नहीं है, इस दशा में हमारी संधि क्या होगी? गुण संधि की ओर चली जाएगी। आइए हम आपको एग्जाम्पल के तहत समझाएं। अगर देखिए आप तपोबल, क्या देखिए? तपोबल। अब आप देख रहे हैं कि तपोबल में जो बल है सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है? सार्थक शब्द। और सार्थक शब्द जो बल है सार्थक शब्द है और ओ की मात्रा के बाद आया हुआ है। ओ की मात्रा के बाद आया है। ये देखिए, ओ की मात्रा के बाद है। तो हमारा जो पहला रूल कह रहा है, पहला रूल यही कह रहा है कि संधि शब्द दिया हो और संधि शब्द के देने पर मध्य में ओ रहे। क्या रहे? मध्य में, मध्य में ओ रहे। और इसके बाद अगर ओ की मात्रा के बाद सार्थक शब्द आए। कैसा शब्द? सार्थक शब्द आए। ऐसी दशा में जो संधि हो जाएगी क्या होगी? विसर्ग संधि। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया ओ, तपोबल में ओ, और ओ के बाद सार्थक शब्द है। तो जो ओ की मात्रा है, इस ओ की मात्रा को चेंज इनटू विसर्ग कर देंगे विच्छेद करते समय। तो देखिए आपकी जो संधि बन जाएगी तपह धन बल। समझ में आया? कैसे? ओ के बाद सार्थक शब्द, तुरंत विसर्ग संधि। अगर ओ के बाद सार्थक शब्द न होता तो कौन सी संधि? गुण संधि। दूसरा देख लीजिए, मनोरथ। मनोरथ। अब मनोरथ को देखिए, जब आप मनोरथ को देख रहे हैं तो ओ, अब रथ पहले देखिए, रथ, रथ सार्थक शब्द है। अब रथ जब सार्थक शब्द है तो रथ के पहले देखें ओ,
तो ओ के बाद सार्थक शब्द आया हुआ है, इस दशा में ओ को हम चेंज कर देंगे विच्छेद करते समय, विसर्ग में क्या हो जाएगी, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि मान लीजिए सार्थक शब्द ना आए ओ के बाद, एक संधि लीजिए आप लोग, परोपकार। परोपकार मैंने इसलिए लिया चूंकि ये गुण संधि का हमें बताना ही था कि सार्थक शब्द न होने पे। अब आप देखिए ओ के बाद, आपका ओ यहाँ है, ओ के बाद क्या ये सार्थक शब्द आया हुआ है, पकार। पकार का मतलब आप लोग जानते हैं, ये सार्थक शब्द नहीं है। मेरे समझाने का यही नज़रिया, कारण यही है कि पकार देखिए सार्थक शब्द नहीं है। अब पकार जब सार्थक शब्द नहीं है, ओ के बाद सार्थक शब्द नहीं है, तब ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। और उस दशा में ओ को चेंज किस में करते हैं, उ में आपको पता है परधन उपकार। ठीक, तो ये होता है पहला रूल का। पहला रूल को अच्छे से आपने समझ लिया। परोपकार में देखिए ओ के बाद कोई भी गुण संधि को आप ले लेंगे तो उसमें जल्दी ओ के बाद अगर सार्थक शब्द नहीं आ रहा है गुण संधि में, तो उसको हम गुण की ही ओर कर देंगे। कोई जो गुण संधि होगी उसमें सार्थक शब्द नहीं आएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 के पहले हम लोग थोड़ा सा आपको एक संधि दे दें, उसको बताइए क्या हो सकता है रूल नंबर 2 में। ये देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है मनोज, और मनोज को लेने का रीजन था क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मनोज कौन सी संधि है, आपने कहा विसर्ग। अब विसर्ग आपने कैसे पहचाना, तो विसर्ग पहचानने के लिए आपने देखा कि ओ के बाद क्या सार्थक शब्द है, क्या सार्थक शब्द है, तो तुरंत बिल्कुल ज अपने आप में ही सार्थक शब्द होता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब जब जा, द, दा, धरा, धरा, ये टोटल हमारे पास, ये अपने आप में ध्यान दीजिएगा, इसको हम, ये दूसरा रूल है, ये अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही ये सार्थक शब्द हैं। ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, ज का मतलब उत्पन्न होना, जा का मतलब उत्पन्न होने वाली, ये पुरुष के लिए और ये फीमेल के लिए। जा का मतलब उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली। द का मतलब प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला। दा का मतलब वाली, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। धर का मतलब धारण करने वाला, धारण करने वाली, करने वाली और करने वाला। ठीक, दा का मतलब प्रदान करने, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। तो मनोज भी आपका कैसा है, विसर्ग, चूंकि ओ के बाद सीधे सार्थक शब्द आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, मनः धन ज। ये रूल नंबर 2 है। इसमें ध्यान क्या देना है कि ओ है तो रूल फर्स्ट ही, लेकिन आप लोग ये जो एक वर्ण है ये अपने आप में सार्थक शब्द है। क्या है, सार्थक शब्द है। इनका मतलब होता है, ज का मतलब उत्पन्न होने वाला, जा का मतलब उत्पन्न होने वाली, दा प्रदान करने वाला वाली, धरा धारण करने वाला वाली। तो इनका जो मतलब है सार्थक शब्द हैं, इसलिए ये रूल नंबर 2 है। और इसको आप लोग कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, यहाँ तक। फिर क्या करना है, अब देखिए और एग्जाम्पल अगर देखना चाह रहे हैं, सरोजा का जलौध हो गया,
जलौध के बाद यशोदा। अब यशोदा का क्या करेंगे, यशधन दा, यशधन दा। कैसे, दा अपने आप में सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दा ओ के बाद सार्थक शब्द, तो ओ की मात्रा चेंज इनटू पहले रूल के अनुसार विसर्ग में, और पूरा संधि उतर गया, व्यंजन संधि। ठीक, बहुत से संधि हैं, पतनु ये मनो सरोजा हो गया, यशोधरा भी आ जाएगा इसी में। तो आपका ये पूरा पहला और दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल के बारे में जानिए। तीसरा रूल हमारा कहता है, अगर संधि शब्द के मध्य में ओ के मात्रा के बाद, लिख दें, संधि शब्द के मध्य में ओ की मात्रा के बाद, ओ की मात्रा के बाद अवग्रह, इसे बोलते हैं अवग्रह। क्या, अवग्रह। अवग्रह रहे तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, ऐसी दशा में जो अवग्रह होता है, अवग्रह को हम लोग चेंज कर देते हैं अ में। किस में चेंज करेंगे, अ में चेंज कर देते हैं, और ओ को हम लोग विसर्ग में चेंज कर देंगे। ओ को किस में चेंज कर देंगे, विसर्ग में, और अवग्रह को अ में चेंज कर देंगे। समझिए क्या कह रहे हैं। संधि शब्द के मध्य में अगर ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह हो, किसका चिन्ह रहे, अवग्रह का, तो वो जो आपका ओ है, ओ को हम विसर्ग में कर देंगे और अवग्रह को किस में करेंगे, अ में कर दे, अ में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। मान लीजिए मनो अनुकूल, आपने एक संधि का नाम सुना होगा, मनो अनुकूल, अनुकूल, मनोकूल, ये संधि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह, जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो विच्छेद करते समय ओ को हम चेंज किस में करेंगे, विसर्ग में, और इस अवग्रह को किस में कर देंगे, अनुकूल। तो इसको चेंज, अवग्रह को अ में चेंज किया और ओ को विसर्ग में। विच्छेद करते समय इसका यही ध्यान देना है। तो रूल नंबर 3 क्या था, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर ओ के बाद अवग्रह हो तो हम संधि शब्द का जब विच्छेद करेंगे तो ओ को चेंज कर देंगे किस में, विसर्ग में, और अवग्रह को चेंज करेंगे अ में। ठीक, इतना समझ लिया आप लोगों ने। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है, अगर संधि शब्द के मध्य में आधा स हो, सब आधा, उसमें के मध्य में, संधि शब्द के मध्य में क्या हो, आधा श और आधा स हो। अब इस दशा में हमको क्या करना है, अगर इनके मध्य में स आ रहे हैं और फिर अब देखिए तो हमें क्या करना है, तो हम कंडीशन देखेंगे कि क्या सार्थक शब्द आ रहा है, इसके बाद सार्थक शब्द आ रहा है कि नहीं। अगर स के बाद सार्थक शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, सार्थक शब्द, तब हम इस स को जब विच्छेद करेंगे तो इस स को क्या किस में चेंज कर देंगे, विसर्ग में चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है। हमारा जो चौथा रूल है क्या कह रहा है कि अगर संधि शब्द के मध्य में आधा स आए और इसके बाद अगर सार्थक शब्द आता है, तो जब हम इस संधि शब्द का विच्छेद करेंगे तो इन स में से कोई एक होगा, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, विसर्ग में। एग्जाम्पल देखिए, वहीं से आप समझेंगे। मान लीजिए हम लिख देते हैं हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र को हमें देखना है कि क्या ये, पहले समझ जाएं कि कौन सी संधि है। तो हरिश्चंद्र को देखा तो विसर्ग संधि समझ में आई। कैसे, आधा श के बाद सार्थक शब्द,
आधा श के बाद सार्थक शब्द। चंद्र अपने आप में सार्थक है और श के बाद सार्थक शब्द होने पर किस में होगा? विसर्ग में। अब देखिए, जब श के बाद चंद्र सार्थक शब्द मिल गया तो आपने तुरंत समझ लिया कि इस जब विच्छेद करेंगे हरिश्चंद्र को, तो हरिश्चंद्र को विच्छेद करते समय इस श को चेंज करना है किसमें? विसर्ग में। तो ये क्या हो जाएगा? हरि धन चंद्र। समझ में आया? और कुछ भी नहीं करना है, बस इधर सार्थक शब्द श के बाद आधा श के बाद अगर सार्थक शब्द मिल रहा है, तुरंत हम विच्छेद करते समय उनको चेंज कर देंगे विसर्ग में। ऐसे बहुत से निष्पाप, धनुष्टंकार, पुनर्जन्म, निर्धन और बहुत से हैं। दुशासन भी इसी में आ जाएगा। तो आप लोग अपने किताब से इसको देख लीजिएगा। इसके उदाहरण, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे किताब में। क्विज करिए, क्विज से भी बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा प्रश्न। इसमें और भी देखना हो तो आएंगे। नमस्ते, निश्चित, आशीर्वाद, ये सब कैसी संधि हैं? विसर्ग संधि ही हैं। ठीक। एक हमारा लास्ट देखिए क्या है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5वां क्या कहता है? अगर संधि शब्द दिया हो विच्छेद के रूप में, इसको हम विच्छेद में देखेंगे। अगर संधि शब्द दिया है विच्छेद, संधि विच्छेद दिया है और संधि विच्छेद दिया है, तो उस दशा में हम ये देखेंगे कि क्या धन के बाद र आता है, धन के ठीक बाद र आता है। अगर र आता है और यहाँ धन के ठीक पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं कि ह्रस्व स्वर है कि नहीं। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। हिंदी जगत में ह्रस्व स्वर कितने? 4। कौन कौन? अ, ई, उ, री, यही होते हैं। सॉरी, अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर मूल स्वर, सही है। और आपको इसमें ह्रस्व स्वर हो ये, और धन के ठीक बाद र, धन के ठीक बाद क्या है? र है। तो ऐसी दशा में जो ह्रस्व स्वर होगा, उस ह्रस्व स्वर को जब हम संधि शब्द लिखेंगे तो उसका क्या कर देंगे? दीर्घ करेंगे। समझिए, उदाहरण ले लीजिए कोई। मान लीजिए एक हमें विसर्ग संधि का विच्छेद मिलता है, निधन रोग। क्या मिला? निधन रोग। हमने क्या कहा कि धन के ठीक बाद संधि विच्छेद दिया हो और संधि विच्छेद में धन के ठीक बाद क्या आ जाए? र आ जाए। तो यहाँ पर देखिए र आया हुआ है। ठीक। और धन के ठीक बाद तो र आ गया। अब इधर देखिए तो धन के ठीक पहले हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। चूंकि ई किस में आएगा? ह्रस्व में। ह्रस्व स्वर है। ऐसी दशा में जो ये विसर्ग है, इस विसर्ग को हटा देंगे। इसका क्या कर देंगे? हटा देंगे, लोप। लोप। और इसी लोप करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे इसके जगह पे। ठीक। ह्रस्व का दीर्घ करेंगे और ये विसर्ग को हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे नि धन रोग। अब ऐसे में यहाँ पे इसका क्या किया हमने? लोप। देखा धन के ठीक बाद र आया है, ठीक है, इस और ह्रस्व स्वर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर देखा विसर्ग, विसर्ग का लोप करके और ह्रस्व को किस में बदल दिया? दीर्घ में। यही है हमारा 5वां रूल। क्या कहा? संधि विच्छेद दिया हो और संधि विच्छेद के माध्यम से हमें कोई शब्द बनाना हो तो उसका सही शब्द क्या होगा। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या धन के बाद र आ रहा है। अगर र आ रहा है और धन के ठीक पहले ह्रस्व स्वर होगा और विसर्ग का चिन्ह होगा और ह्रस्व स्वर, तो हम क्या करेंगे? उस जगह पे जो विसर्ग का चिन्ह है वो लोप हो जाएगा और दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर को किस में चेंज कर देंगे? दीर्घ में चेंज कर देंगे। और बहुत से हैं, जैसे निधन रस, निधन रस। अब यहाँ देखिए धन के ठीक बाद
र आया है। एक नियम फॉलो किया। फिर विसर्ग है और ह्रस्व स्वर है। ऐसी दशा में जो ये ह्रस्व स्वर है इसे करेंगे दीर्घ, इसको क्या करेंगे लोप, और र को क्या करेंगे नीरस। ठीक, आपका आज से विसर्ग आपका लगभग विसर्ग संधि को भी हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, हम आज संधि टॉपिक ही समाप्त करेंगे। अब आइए थोड़ा सा संधि पर अपवाद हम लोग देख लेते हैं। संधि पर अपवाद, कई बार परीक्षाओं में इन अपवाद से भी प्रश्न पूछ लिया है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि पर अपवाद। देखने से लगेगा कि ये अपवाद मतलब ये संधि नहीं है, लेकिन वो आपको अपवाद के रूप में लग जाएगा। आइए दीर्घ संधि में जो अपवाद है उसे देखते हैं। सकंधु, सक धन अंधु। अब आप देखिए, अब यहाँ पे आपने देखा कि सकंधु में यहाँ पे अ है। क्या है अ, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए दीर्घ होना चाहिए। अगर दीर्घ है तो इसका क्या होना चाहिए सकंधु, लेकिन ये बनता नहीं, ये शब्द बनता ही नहीं है। बनता क्या है, बनता है सकंधु। और ये कौन सी संधि है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि है दीर्घ संधि। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विच्छेद है सक धन अंधु ऐसे ही है। अब ये अपवाद आप लोग रटे रहिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है सकंधु। दूसरा आप देखिए गुण संधि के कुछ अपवाद हैं। गुण संधि के अपवाद, अब यहाँ पे गुण संधि के अपवाद आप देखेंगे। अब आपको मैं बताऊं, जैसे ये सुख धन रित, हमने बताया था अर, जहाँ पे अर की कंडीशन हो वहाँ पे गुण संधि होता है। वास्तव में यहाँ पे अगर सुख धन रित करते हैं तो ये बन जाएगा आपका सुखार्थ। सुखार्थ, अब हमने सुखार्थ। ठीक, अब अगर इसको आप देखिए सुख अर्थ, सुख आर्त ऐसे ही है सुख आर्त। और हमने कहा अगर आप दूर से देखेंगे मतलब शब्द को ही देखेंगे तो ये कहेंगे ये तो गुण संधि है, लेकिन ये गुण संधि ना होकर कौन सी संधि हो जाती है वृद्धि संधि। कौन सी संधि वृद्धि संधि। इसलिए इसको भी रट लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है सुखार्तः। ठीक, एक प्रौढ़ है प्रधन ऊढ़। अब विच्छेद करिए, अब यहाँ अ उ मिला के ओ होना चाहिए अ और उ, और हमने बताया कि अ उ से क्या होगा ओ, लेकिन प्रौढ़ बनता ही नहीं, प्रौढ़ बनता है। ठीक है, तो ओ न बन के क्या बन जाता है औ। तो ये भी कौन सी संधि है वृद्धि संधि। और इसका ये क्या है विच्छेद। जैसे हमने विच्छेद और बताया है बस ऐसे ही समझिए। एक आपको और दिखा दें, अक्षौहिणी बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अब देखिए इसका जो विच्छेद होता है, इसका विच्छेद होता है अच्छ धन ऊहिणी। आप समझिए यहाँ से निकला अ और यहाँ से निकला उ, अ उ क्या बनाएगा अ उ ओ, तो ओ बनना चाहिए।
लेकिन ये क्या है, ओ से बनता ही नहीं, ये औ ही रहता है। अच्छौ अच्छौ री, यही बनता है। ठीक साथियों, तो ये सब अपवाद हैं। जैसे देखने से तो लगेगा कि ये हम गुण संधि में रखते हैं। अब इसका जो विच्छेद है, विच्छेद तो देख के आपको यही लगेगा ना, अच्छ धन ऊहनी, अ और उ इसका विच्छेद हो रहा है, अ उ से आप जान रहे हैं ओ बनता है। लेकिन अब यहाँ से हो जाना चाहिए क्या, इसके विच्छेद के अनुसार तो ये होना चाहिए अच्छो हिड़ी, लेकिन ये बनता ही नहीं, बनता क्या है, अच्छौड़ी। तो ये क्या है, अपवाद है। क्या, अपवाद। ठीक, तो इसको जानिएगा, सकंदू, अच्छौड़ी, ये सब अपवाद के प्राउड, ये सब अपवाद में है, और इनको अपवाद में ही रखिए, इनमें उलझने की कोशिश न करें तो ही बेहतर है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा संधि टॉपिक स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों संधि टॉपिक को भी हमने अच्छे से समाप्त कर लिया। वर्णमाला टॉपिक भी समाप्त कर लिया, उसके बाद संधि भी समाप्त हो गया। अब एक कल छोटा टॉपिक है कारक, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस को भी करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन रूल्स का कोई मतलब नहीं है। तो इनका मतलब तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्णमाला और संधि पे इतने सवाल लगाइए, इतने क्वेश्चन कर लीजिए कि आपका पूरा ये रट जाए। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, अब इतने में समझ में आ जाएगा पूरा। एक छोटी कॉपी में नोट्स के रूप में बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 पेज के अंदर पूरी हिंदी समाप्त मिल जाएगी। और जब उसको आप अपने हाथ से लिखे रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो आप उस क्वेश्चन हल करते चले जाइए, आराम से पूरा कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो आप लोगों को आज पूरा संधि, विसर्ग संधि के बारे में बता दिया, और संधि टॉपिक को भी हमने समाप्त कर दिया। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे कल फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,